मुळातच हा संपूर्ण प्रकार अत्यंत गंभीर आहे। आपल्याला कल्पना असेल की एनआयएने आणि ईडीने काही ऑपरेशन्स मध्यंतरीच्या काळात केले आणि या एनआयएच्या ऑपरेशन्समध्ये त्यांना एक मोठी लिंक मिळाली की कशा प्रकारे दाऊद भारतामध्ये रिअल इस्टेटच्या माध्यमातून टेरर फंडिंग करतोय आणि कशा प्रकारे हे रिअल इस्टेटचे व्यवहार हे मनी लॉन्ड्रिंगच्या माध्यमातून होत आहे। आणि या संदर्भात जवळजवळ 9 ठिकाणी ईडीने सर्च केला। हे आज सगळं ईडीच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलेलं आहे की 9 ठिकाणी ईडीने सर्च केला आणि त्यातून अनेक लिंक्स या ठिकाणी बाहेर आलेले आहेत। त्यातलंच एक प्रकरण हे मंत्री नवाब मलिक यांच्याशी संबंधित आहे। विशेषतः मंत्री नवाब मलिक यांनी जी काही जमीन घेतली आहे ती बॉम्बस्फोटातील आरोपी सरदार शाहवली खान आणि सरदार पटेल जो हसीना पारकरचा राईट हँड आहे, ड्रायव्हर आहे आणि जो दाऊदच्या या प्रॉपर्टी बिझनेसमध्ये हसीना पारकर फ्रंटमॅन म्हणून वापरत होती, त्यांच्याकडनं ही जमीन त्यांनी घेतली। मुळातच ईडीने जे सांगितलं त्यात आपल्यापैकी लक्षात आलं असेल की जमिनीचे जे मालक आहेत त्या मालकांनी हे सांगितलं की आम्हाला एकही पैसा मिळालेला नाही। आमच्यावर दबाव टाकण्यात आला, आम्हाला सांगण्यात आलं की या ठिकाणी केवळ अतिक्रमण काढण्याकरता तुम्ही पॉवर ऑफ अटर्नी द्या आणि म्हणून आम्ही एक पॉवर ऑफ अटर्नी त्या ठिकाणी दिली आणि ती संपूर्ण बदलवून हा सगळा व्यवहार करण्यात आला। याच्यामध्ये हे पण लक्षात आलेलं आहे की जे काही 25 लाख रुपये दिल्याचं दाखवलं जात आहे तेही त्यांना मिळालेले नाही, एकही पैसा त्यांना मिळाला नाही। आणि या व्यतिरिक्त ज्या ठिकाणी या संदर्भातले सौदे झाले आणि जिथे हसीना पारकर येत होती आणि हा सौदा करत होती तिथल्या लोकांनी त्या संदर्भातलं बयान दिलेलं आहे। हा जो व्यवहार झाला आणि 55 लाख रुपये हसीना पारकरला देण्यात आले त्याची देखील पुरावे हे ईडीला मिळालेत असे ईडीने सांगितलेलं आहे। आणि एकूण या सगळ्या व्यवहारामध्ये कशा प्रकारे ही सगळी जमीन अंडरवर्ल्डच्या मदतीनं नवाब मलिकांना मिळाली आणि त्याच वेळी हे सगळे पैसे अंडरवर्ल्डला कसे गेले यातला मनी लॉन्ड्रिंगचा अँगल जो आहे हा सगळा कॅशमध्ये व्यवहार करून ही हजारो कोटी रुपयाची जमीन ही त्या ठिकाणी घेण्यात आली आणि ते पैसे हसीना पारकरला म्हणजेच दाऊदला थेट त्या ठिकाणी मिळाले। आता यातनं प्रश्न एवढाच उपस्थित होतो की एखाद्या मंत्र्याने किंवा मंत्रिपदावर राहिलेल्या व्यक्तीने या ठिकाणी मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या आरोपीकडनं जमीन विकत घेण्याचं कारण काय आहे, ती त्याची जमीन नसताना विकत घेण्याचं कारण काय आहे, त्याच्यामध्ये हसीना पारकरशी व्यवहार करण्याचं कारण काय आहे। एकीकडे या व्यवहारानंतर म्हणजे हा जो व्यवहार झालेला यानंतर मुंबईमध्ये 3 वेळा हल्ले झाले आहेत आणि बॉम्बस्फोट झाले आहेत। जे लोक मुंबईत बॉम्बस्फोट करतात अशा लोकांना आपल्या व्यवहारातनं जर आपण पैसे देणार असू तर मला असं वाटतं की हे अतिशय निंदनीय अशा प्रकारचं आहे। आणि म्हणूनच ईडीने ही सगळी कारवाई केली आहे। आज ही सगळी सत्य ईडीने मांडली आहेत। ईडीने हे देखील सांगितलं की त्यांनी ते जे काही बॉम्बस्फोटाचे आरोपी जेलमध्ये आहेत त्यांचंही बयान घेतलेलं आहे, ज्यांच्या समोर व्यवहार झाला त्यांचंही बयान घेतलेलं आहे आणि जे मूळ मालक आहेत त्यांनी तर स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की आम्हाला एक पैसाही मिळाला नाही, उलट आमच्याकडनं ही कशी जमीन त्यांनी घेऊन टाकली। आणि म्हणून मला असं वाटतं की ही जी सगळी कारवाई ईडीने केली आहे ही नियमानुसार ईडीने केलेली कारवाई आहे।
यातला टेरर फंडिंगचा अँगल अतिशय स्पष्ट दिसतो आहे। आणि अशा प्रकारे मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या अपराध्यांशी आणि दाऊद जो या देशाचा सगळ्यात मोठा शत्रू आहे तो किंवा त्याच्या बहिणीशी व्यवहार करणं याचं समर्थन कसं केलं जाऊ शकतं, हा माझा या ठिकाणी अतिशय स्पष्ट सवाल आहे। आणि ईडीने या संदर्भातले पुरावे हे कोर्टाला दिल्यामुळेच कोर्टाने या संदर्भातली जी काही त्यांची कस्टडी आहे ती ईडीला दिलेली आहे। मला असं वाटतं की या संपूर्ण प्रकरणामध्ये अतिशय ही गंभीर आहे। कुठल्याही राजकीय पक्षाने राजकारण न करता अशा प्रकारे जर टेरर फंडिंग होत असेल आणि मुंबई बॉम्बस्फोटाच्या आरोपींकडनं अशा प्रकारे त्यांच्याशी संगनमत करून जमिनी घेतल्या जात असतील आणि तो पैसा हसीना पारकर किंवा दाऊदला जात असेल तर याचा निषेधच केला पाहिजे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की याच्यावर राजकारण न करता या देशाचा शत्रू असलेल्या दाऊदच्या विरोधात सगळ्यांनी एकत्रितपणे या ठिकाणी भूमिका मांडली पाहिजे असं माझं मत आहे। महाराष्ट्र के मंत्री श्रीमान नवाब मलिक जी पर जो कार्रवाई आज हुई है इसमें ईडी ने कोर्ट में पूरी सत्यता उसके सामने रखी है। ये करोड़ों रुपए की जमीन, सैकड़ों करोड़ या हजार करोड़ रुपए की जमीन किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के माध्यम से नवाब मलिक इन्होंने खरीदी, इसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया है। विशेष रूप से जिनकी जमीन थी उस महिला ने बयान देकर ईडी को यह बताया कि उनको इसमें एक भी पैसा नहीं दिया गया। उल्टा उनको यह कहा गया था कि अतिक्रमण निकालने के लिए एक पावर ऑफ अटर्नी दीजिए और उसके बाद उनको डराया धमकाया गया और एक अलग पावर ऑफ अटर्नी तैयार करके उनसे जमीन हथियाई गई। इसमें महत्व का मुद्दा यह है कि यह जमीन जो ली गई है, जिन्होंने इस जमीन को हथियाया और वो पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से अपना नाम उस पर क्रिएट किया, वो एक शाह वली खान है जो मुंबई बम विस्फोट के आरोप में जेल में है और उनको उम्र कैद की सजा हुई है। दूसरे सलीम पटेल है जो हसीना पारकर के फ्रंटमैन थे और उनके नाम से दाऊद इब्राहिम जो इस देश का दुश्मन है वो इस प्रकार से मुंबई में जमीनों के व्यवहार करके उसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फंडिंग करता था। और इस मामले में जब कुछ लिंक्स ये एनआईए को मिले और ईडी को मिले तो उन्होंने इब्राहिम कास्कर जो दाऊद इब्राहिम का भाई है उसको भी अरेस्ट किया और इन सारे लिंक्स को एस्टैब्लिश करते हुए ये उनके ध्यान में आया। करीब 9 जगह उन्होंने छापे मारे और उसमें से ये सारी चीजें ध्यान में आई जो आज उन्होंने कोर्ट में कही है। इस मामले में ये हजारों करोड़ रुपए की जमीन मात्र 30 लाख रुपए में खरीदी गई, लेकिन वो भी पैसा जमीन के मालिकों को नहीं गया। और ईडी ने यह भी बताया कि इसमें 55 लाख रुपए ये सीधे हसीना पारकर को मिले जो दाऊद की बहन थी और उसका सारा रियल एस्टेट का बिजनेस यहां पर संभाल रही थी। और जहां दिए गए और जिसने दिए इन सब ने उसके बारे में पुख्ता बयान दिया जो आज कोर्ट के सामने भी आया है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रकार से हमारे देश के दुश्मन के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है। राज्य के एक मंत्री और उन्होंने ये व्यवहार करने के बाद और ये 55 लाख रुपए देने के बाद आप देखिए उसके बाद में 3 हमले मुंबई पर हुए, बम विस्फोट मुंबई में हुए हैं। तो ये हसीना पारकर को जो पैसा गया किसको गया? ये दाऊद को पैसा गया। और ये किस लिए गया? उनकी उन्हीं एक्टिविटीज के लिए गया जिन एक्टिविटीज के तहत इस देश के अंदर उन्होंने बम विस्फोट किए। और ये सारी चीजें कोर्ट के सामने ईडी ने रखी है। इतना ही नहीं तो
ईडी ने जेल के अंदर जाकर मुंबई बम विस्फोट के आरोपी का बयान भी लिया है, जिसमें उन्होंने ये सारी बातों को माना है और इंडिपेंडेंट गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की है। और इसीलिए शायद ये सारे तथ्य सामने आने के बाद आज ईडी के कोर्ट ने मंत्री श्री नवाब मलिक इनको 3 तारीख तक कस्टडी दी है। ये बहुत संगीन मामला है। देश के दुश्मनों के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है? ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। राजनीति में हम एक दूसरे के ऊपर छीछालेदार करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई देश के दुश्मन के साथ सौदा करता है और सारा रिकॉर्ड पर है, और ऐसा रिकॉर्ड पर सौदा होता है और साथ में सीधे पैसे अगर हसीना पारकर को वहां मिलते हैं, दाऊद को मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी को यह कार्रवाई करनी पड़ेगी और सभी राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से अगर अंडरवर्ल्ड के साथ सीधे व्यवहार होते रहेंगे, और जो लगातार ये बात कही गई कि पिछले समय दाऊद ने देश के अंदर जितने बम विस्फोट किए, भले ही आईएसआई की मदद से किए होंगे, लेकिन उसका टेरर फंडिंग उसने इंडिया में ही जमा किया और इस प्रकार के डील से ही जमा किया। इस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के ऊपर और बड़े पैमाने पर उस जमाने में जो व्यवहार जमीनों के किए गए अंडर वैल्यूएशन करके, और उसमें जो ब्लैक मनी दिया गया, वो ब्लैक मनी ये टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया गया। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो कार्रवाई है उसको कोई तरीके से राजनीतिक कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। देश के दुश्मनों को अगर कोई मदद करता है तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, और वो कार्रवाई की गई है। तुम्ही आता खुलासा केला होता पत्रकार परिषद घेऊन, सगळ्यात आधी तुम्ही खुलासा केला होता, तुम्ही काही पुरावे ईडीकडे दिले होते का तेव्हा? माझ्याकडे जे कागदपत्र होते ते सगळे मी ईडीलाही पाठवले होते, एनआयला पाठवले होते, सीबीआयलाही पाठवले होते। मी त्यावेळेसच घोषित केलं होतं की याची कॉम्पिटंट अथॉरिटी कोण आहे मला माहिती नाही, आणि मी जे काही कॉम्पिटंट अथॉरिटीज आहेत त्यांच्याकडे जे माझ्याकडे होतं ते पाठवून दिलं होतं। यांच्या अटकेनंतर महाविकास आघाडी नेत्यांच्या ज्या प्रतिक्रिया आहेत, ज्या वक्तव्य आहेत, त्याचा सूर असा आहे की हे अटक म्हणजे एक षड्यंत्र आहे आणि याचा रोख जो आहे तो भाजपवर आहे। मला असं वाटतं आहे की अतिशय चुकीचा पायंडा या ठिकाणी पडला जातो आहे, कारण कुठल्याही राजकीय गुन्ह्यामध्ये त्यांना अटक झालेली नाही। या ठिकाणी टेरर फंडिंगशी संबंधित असलेल्या गुन्ह्यामध्ये त्यांना अटक झालेली आहे। एनआयएने एफआयआर केलेला आहे, ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग मध्ये अटक केलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये एक मंत्री हे जर राजीनामा देणार नसतील आणि सरकार म्हणणार असेल की आमचे मंत्री राजीनामा देणार नाही, तर एक कॉन्स्टिट्यूशनल परिस्थिती या ठिकाणी संवैधानिक परिस्थिती तयार होते आहे। पण मी त्याच्यावर बोलणार नाही। मी एवढंच सांगेन की देशामध्ये याचा अतिशय चुकीचा संदेश जाईल की दाऊद सोबत व्यवहार करणाऱ्यांना वाचवण्याकरता अख्खं सरकार उभं राहिलं। आपने कहा ये क्या दस्तावेज आपने ईडी को प्रोवाइड किया था? कुछ समय पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्या यही है? देखिए मैंने सर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि अभी सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि नवाब मलिक को इस्तीफे देने की जरूरत नहीं है। इन दोनों प्रश्नों को हिंदी में बताएं। देखिए मेरे पास जो कागजात थे वो कागजात ईडी, एनआईए, सीबीआई सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजे थे। उसके बाद तफ्तीश उनकी हुई, और जैसा कि आज ईडी के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि दाऊद से संबंधित केस के मामले में 9 जगह पर उन्होंने छापे मारे, और उसके बाद ये सारी कड़ियां ये जुड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अचानक तैयार हुआ केस नहीं है। ये सारी कड़ियां जोड़ने के बाद जब ये ध्यान में आया कि इस प्रकार से टेरर फंडिंग हुआ है, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। और जहां तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे ये सरकार ने ली हुई भूमिका है, मुझे इस बात का बहुत दुख है। राजनीति का स्तर अगर इतना गिरेगा तो इससे बहुत एक बैड प्रेसिडेंट हम लोग क्रिएट करेंगे कि दाऊद जैसे देश के दुश्मन को मदद जिनके माध्यम से हुई, उनको बचाने के लिए और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है,
मुझे लगता है कि इसका देश को जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। संजय राऊत म्हणाले की हे एका प्रकारे अफजल खानने पाठीवर वार करण्यासारखं आहे आणि खरा हिंदुत्व अशा गोष्टींसोबत लढण्यामध्ये आहे। असं आहे की संजय राऊत अलीकडच्या काळात जी भाषा वापरतात, ते जे काही बोलतात, त्यांना उत्तर देणं माझ्या स्तरात बसत नाही। ज्या स्तराचं त्यांचं बोलणं आहे ना, त्या स्तराचे लोक त्यांना उत्तर देतील। नवाब मलिक के बारे में यूपी तक बात पहुंच गई। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब बौखलाती है तो झूठे गवाहों को खड़ा करके झूठे आरोपों को लेकर जांच एजेंसियों को सामने लाती है। और पवार जी ने भी ममता से बात की। पूरी चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बौखलाहट बोल रही है, क्योंकि ऐसे मामले में उनके लोग आज पकड़े गए हैं कि जिसमें देश के साथ धोखा हुआ है, और इसलिए उनकी बौखलाहट बोल रही है। और जहां तक झूठे गवाह वगैरह ये सारी चीजें जो कही जा रही है, कुछ दिनों में मैं खुलासा करने वाला हूं। अभी आपको बोल देता हूं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार झूठे गवाह तैयार करने का षड्यंत्र रच रही है। इसका खुलासा कुछ दिनों में मैं ही कर दूंगा। अभी तो आप इस केस के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित कीजिए। असं आहे की तुम्ही जे म्हणता आहे की खोटे साक्ष, खोटे गवाह वगैरे, या संदर्भात अतिशय स्पष्ट केस ही ईडीच्या वकिलांनी ठेवली, म्हणूनच 3 तारखेपर्यंतची कस्टडी मिळालेली आहे। आणि येत्या काळामध्ये लवकरच महाराष्ट्र सरकार कशा प्रकारे खोटे लोक तयार करतात, खोटे गवाह तयार करतात, आणि कशी सरकारची यंत्रणा ही खोटेपणा करून लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न करतात, नेत्यांना फसवण्याचा प्रयत्न करतात, याचे काही खुलासे मी लवकरच करणार आहे। पण आज तो विषय नाही, म्हणून आज त्याच्यावर मी बोलणार नाही। आज मी हा विषय महत्त्वाचा आहे, देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित विषय आहे, आणि अशा विषयामध्ये राजकारण होऊ नये असं माझं मत आहे। हो, नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप आंदोलन करणार आहे का? असं आहे की भारतीय जनता पक्षाचं तर मत हे आहे की आम्हाला राजीनामा मागायची वेळच यायला नको। इतका गंभीर आरोप लागल्यानंतर मंत्र्यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे। पण हे नक्कीच आहे की या सरकारचा चेहरा भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे बेनकाब करेल। त्या संदर्भातला भारतीय जनता पक्षाचा जो काही निर्णय असेल तो आमचे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील घोषित करतील।